नमस्कार विद्यार्थियों। कांग्रेस में उग्रवाद पर दूसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे कि 1898 में लॉर्ड कर्जन भारत आया। आकर के उसने कई अच्छे कार्य भी किए, रचनात्मक कार्य किए और साथ साथ उसने कई प्रतिक्रियात्मक कार्य भी किए जो भारतीयों के लिए अच्छे नहीं थे। सत्ता का केंद्रीकरण करने की दृष्टि से उसने कलकत्ता नगर अधिनियम पारित किया। वो उसका भारतीयों में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और जब उसने भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोगों ने उन्होंने इसका जो है वो त्याग पत्र वगैरह दे करके अंग्रेजों पर दबाव बनाने का एक कार्य किया। बात शुरू करते हैं आज हम विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की। शिक्षा में सुधार लाने की नीयत से लॉर्ड कर्जन ने 1901 में तो ये 1901 में शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें शिक्षा विभाग के उच्चतम अधिकारी तथा प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, परंतु भारतीय एक भी नहीं था, जबकि शिक्षा का पाठ्यक्रम व नीति भारत के लिए निर्धारित होनी थी। और इस सम्मेलन का आयोजन कर लॉर्ड कर्जन ने यह प्रचारित किया कि इससे शिक्षा के स्तर में चहुमुखी विकास होगा, वृद्धि होगी। इसी शिक्षा सुधार के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने अपने विधि मंत्री थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया, विश्वविद्यालय आयोग। रेले ने अपनी रिपोर्ट 1902 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही भारतीय बुद्धिजीवियों ने उसकी कटु आलोचना करना प्रारंभ किया, परंतु कर्जन ने उस आलोचना की तनिक भी चिंता नहीं की। वह चाहता था कि शिक्षा पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रहे। वह विश्वविद्यालय व कॉलेजों को राष्ट्रीयता प्रसार का केंद्र समझता था। अतः विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से उसने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 पारित कर दिया। इस अधिनियम के पारित हो जाने पर सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये जो अधिनियम पारित हुआ सो इसके द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। कॉलेजों को विश्वविद्यालय से एफिलेटेड करने, मान्यता प्रदान करने का अंतिम अधिकार सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया और कॉलेजों में एक न्यूनतम शुल्क निर्धारित करने का प्रयास किया गया। स्पष्ट है कि इस अधिनियम की मंशा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त करना था। अतः भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा इस अधिनियम का विरोध करना भी स्वाभाविक था। उन्होंने इस अधिनियम को अप्रजातांत्रिक और सीमित प्रकृति वाला बताया, क्योंकि इसके अंतर्गत संबद्धता के नियम कठोर कर दिए गए थे। सीनेट की सदस्य संख्या कम कर दी गई थी। बी ग्रेड के कॉलेज बंद कर दिए गए और कॉलेजों पर डायरेक्टर्स, जो कॉलेज एजुकेशन शिक्षा निदेशकों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। कॉलेजों में फीस बढ़ा दी गई। शिक्षा निदेशक के द्वारा कॉलेजों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक कर दिया। इन सब नियंत्रणों की मंशा
यही थी कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त कर उन्हें पूर्ण रूप से सरकार के कठोर नियंत्रण में लाया जाए। कॉलेज शिक्षा पर खर्च नहीं बढ़ाया गया, वह कुल बजट का 2.5% ही रहा। विश्वविद्यालयों को प्रधानतः परीक्षा लेने वाले निकायों के बजाय स्नातकोत्तर शिक्षा का केंद्र बना दिया गया। सरकारी अनुदानों पर अंकुश लगा दिया। प्रोफेसर्स की नियुक्ति सरकार करने लगी, उसकी परमिशन से होने लगी। इस प्रकार विश्वविद्यालय भी पुलिस विभाग की भांति ब्रिटिश सरकार की संरक्षित संस्था हो गई और राष्ट्रवाद के उठते ज्वार में यह विश्वविद्यालय अधिनियम कटु आलोचना का विषय बना। इसके बाद बात करते हैं बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन का बहुत घृणित कार्य। कर्जन द्वारा उठाए जाने वाला सर्वाधिक अलोकप्रिय कदम पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन माना जाता है। तत्कालीन और पूर्ववर्ती इतिहासकारों का कहना है कि यह कदम उसने जानबूझकर फूट डालो और राज्य करों की नीति के अंतर्गत उठाया था, जबकि कर्जन के समर्थकों का कहना था कि उसने यह कार्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया है। 1903 तक सरकारी क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधा वाली बात निश्चित रूप से प्रमुख थी। बंगाल प्रेसिडेंसी का विशाल आकार चिंता का कारण रहा था। 1860 से ही समय समय पर इसके क्षेत्रफल को छोटा करने के सुझाव आ रहे थे। इसी के परिणाम स्वरूप 1874 में असम और सिलहट को इससे अलग किया गया और 1896-97 में असम के चीफ कमिश्नर विलियम वार्ड ने चटगांव डिवीजन, ढाका और मैमनसिंह को अपने प्रांत में मिलाने का प्रस्ताव किया था। असम को एक से अधिक व्यावहारिक प्रांत बनाने में रुचि अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। 28 मार्च 1903 की एक टिप्पणी में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वार्ड के प्रस्ताव को पुनः उठाया। वार्ड के प्रस्ताव को उसने पुनः हाईलाइट किया और भारत में भूमि के पुनर्वितरण संबंधी योजना के अंतर्गत इसे स्वीकार कर लिया गया। जून मास के उपरांत जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए इसे संशोधित किया और गृह सचिव रिजले के 3 दिसंबर 1903 के पत्र में इसे पहली बार घोषित किया गया। गृह सचिव रिजले ने इसके समर्थन में 2 आधार प्रस्तुत किए। पहला, बंगाल का बोझ कम हो जाएगा। दूसरा, आसाम के प्रशासन में सुधार होगा। परंतु राष्ट्रीय नेताओं ने बंगाल विभाजन को इस प्रकार लिया कि भारत के राष्ट्रवादियों में फूट डालने को कर्जन ने यह कदम जानबूझकर उठाया है। यहाँ यह कहना आवश्यक है विद्यार्थियों कि प्रशासनिक सुविधा कोई अमूर्त या निष्पक्ष वस्तु नहीं थी, बल्कि अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज व्यापारियों की सुविधा से इसका घनिष्ठ संबंध था। अतः रिजले का कहना था कि असम का विस्तार आवश्यक था ताकि यहाँ के अधिकारियों को कार्य करने के लिए एक अधिक विस्तृत एवं रोचक क्षेत्र मिल सके और इसे जल परिवहन की सुविधा भी मिल सके और इसके चाय, तेल, कोयला उद्योग का विकास हो सके।
दिसंबर 1903 और जुलाई 1905 की औपचारिक घोषणा के बीच एक स्थानांतरण योजना को फ्रेजर, रिजले और लॉर्ड कर्जन ने पूर्ण विभाजन में बदल दिया, जिससे अंततः पूर्वी बंगाल और आसाम के अलावा चटगांव, ढाका, राजशाही डिवीजन, हिलटपरा और मालदा भी सम्मिलित कर दिए गए। सार्वजनिक रूप से सरकार इसमें राजनीतिक चाल की बात स्वीकार नहीं करती थी, परंतु गुप्त सरकारी विवरण, टिप्पणियां एवं निजी पत्रों से कुछ और समझ में आता है। स्वयं एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और हमारा उद्देश्य इसे अलग करना है ताकि शासन के विरोधी लोगों के संगठन को कमजोर किया जा सके। बंगाल के लोग लॉर्ड कर्जन की धूर्त नीति को समझ गए, इसीलिए बंगाल विभाजन का प्रहार उन्हें बम की तरह, एक ब्लास्ट की तरह प्रतीत हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में भारत सरकार उन मुस्लिम समर्थक तत्वों का जो सामंतों एवं जमींदार वर्ग में से थे, राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध इनका प्रयोग कर रहे थे, मुस्लिम सामंतों का, मुस्लिम जमींदारों का। लॉर्ड कर्जन ने इस नीति को और आगे बढ़ाया। इन नीतियों के फलस्वरूप ही भारतवासियों को इस बात का विश्वास हो गया था कि अंग्रेजों के मन में भारत को गुलाम बनाए रखने की दुर्भावना विद्यमान थी। इसका प्रमाण हमें लॉर्ड कर्जन के उस भाषण में मिलता है जो उसने 6 दिसंबर 1904 में उसने कहा था कि बंगाली मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया जा रहा है जो मुस्लिम सूबेदारों और बादशाहों के समय में भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। अब विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे कि लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि भारतीयों में फूट डालने की एक उनकी नीति थी। बंगाल का विभाजन करते समय ब्रिटिश सरकार ने जिस तथ्य की आलोचना की वह था बंगालियों की राष्ट्रीय भावना का। अब यह जो कार्य हुआ 1905 में, इसका बंगाल में तीव्र विरोध हुआ। उग्रवादियों ने अपना सच्चा स्वरूप बंगाल में ही और बंगाल विभाजन के बाद ही प्राप्त किया, बंगाल में प्रदर्शित किया। इस विभाजन के विरोध में अनुशीलन समिति का गठन हुआ। यह प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी जिसकी स्थापना 1907 में बारिंद्र कुमार, जो अरविंद घोष के भाई थे, बारिंद्र कुमार के द्वारा हुआ। भूपेंद्र दत्त उनके सहायक बने। आतंकवाद के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के इच्छुक इसके सदस्य संख्या इसकी बढ़ती चली गई और इस प्रकार इस तरह की अनेक गुप्त समितियां बंगाल में कायम हो गई। एग्जाम्पल के लिए जैसे साधना समाज, शक्ति समिति। एक भवानी मंदिर नामक पुस्तक में क्रांतिकारियों के सारे क्रियाकलापों का विवरण मिलता है। 1907 में दूसरी पुस्तक एक प्रकाशित हुई, वर्तमान राजनीति, जिसमें युवकों को सैनिक शिक्षा लेने की अपील की गई। युगांतर और संध्या पत्रिकाओं ने युवकों में
सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। बंगाल के इन आतंकवादियों ने बम बनाना प्रारंभ कर दिया और इसकी जानकारी के लिए वे जापान गए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पलटने के लिए एक 6 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया। पहला, प्रेस के माध्यम से यानी कि विचारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करना। दूसरा, देश के शहीदों की जीवनियों को, उनके जो जीवन के प्रसंग हैं उनको संगीत व नाटकों के माध्यम से जन साधारण के समक्ष प्रस्तुत करना। तीसरा, जलसे, जुलूस व हड़ताल से सरकारों को व्यस्त रखना। चौथा, सैनिक शक्ति के लिए व्यायाम व शिक्षा पर बल देना, भारतीय युवकों को इसके लिए प्रोत्साहित करना। पांचवा, हथियार बनाना व दूसरों को भी सिखाना। और छठा, हथियार व युद्ध की अन्य सामग्री के लिए धन वसूल करना। इन संस्थाओं की स्थापना रूस और इटली की गुप्त संस्थाओं के आधार पर हुई, जिनका उद्देश्य आतंकवादी योजनाएं बनाना और उनको अंजाम देना था। 6 दिसंबर 1907 को मिदनापुर के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार ढाका के मजिस्ट्रेट एलन को कत्ल करने का प्रयास किया गया। इसके उपरांत प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड का वध करने का प्रयास हुआ। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी के भरोसे एक दूसरी गाड़ी पर बम फेंक दिया। वो किंग्सफोर्ड का वध करके काली देवी के मंदिर में उसकी बलि चढ़ाना चाहते थे। असफल रहने पर प्रफुल्ल को बंदी बना लिया गया। प्रफुल्ल घोष ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम को फांसी पर लटका दिया गया। दोनों शहीदों को बंगाली युवकों ने देश के परम भक्तों व स्मरणीय शहीदों में माना। ब्रिटिश भारत सरकार अंग्रेज अधिकारियों की हत्याओं पर भयभीत और आतंकित हो उठी और उसके द्वारा आतंकवादी संस्थाओं को समाप्त करने हेतु कठोर कदम उठाए गए। परंतु इस आतंकवाद के पनपने का प्रमुख कारण बंगाल विभाजन ही था। इन क्रांतिकारियों के पीछे सारे देशवासियों की सहानुभूति थी। महान इतिहासकार आर.सी. मजूमदार लिखते हैं कि यद्यपि बारिंदर को कोई स्पष्ट सफलता नहीं मिली, बारिंदर कुमार जिन्होंने 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, उनकी बात हो रही है कि उनको कोई स्पष्ट सफलता नहीं मिली, पर बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की सुदृढ़ नींव डालने और उसको निश्चित रूप तथा दिशा प्रदान करने का श्रेय बारिंदर कुमार को ही जाता है। अगले व्याख्यान में विद्यार्थियों कांग्रेस का विभाजन करेंगे। शेष अगले व्याख्यान में।